नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आलमी वबा कोविड के तनाजुर में इस वक्त लोग अजीबो गरीब कैफियत का शिकार हैं। ये कहा जा सकता है कि वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो एहतियात बरत रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हद से ज़्यादा खौफजदा हैं। हमारे कहने का मकसद ये है कि एहतियात करते हुए अपने आप को और अपने ख़ानदान को महफूज रखा जा सकता है, बजाय उसके हद से ज़्यादा खौफ भी बाज़ दफ़ा नुकसानदा साबित होता है। खौफ के नतीजे में इंसान की जान पर बनाती है। इसी तरह का एक वाक़या ज़िले रंगारेड्डी में पेश आया, जहां चंदू नामी शख्स खराबी सेहत से मुतासिर हो गया था। वो अपनी मां के साथ दवाखाना पहुंचा। दोनों ने कोविड का टेस्ट करवाया। मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि उसकी रिपोर्ट आने में अभी वक्त था। वो आहत हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आई थी। एक और वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। कोरोना के खौफ से एक शख्स की मौत हो गई। बादअज़ां मालूम हुआ कि वो इस वायरस से मुतासिर ही नहीं था। रंजल मंडल के बोरगम देहात का रहने वाला एक शख्स, जिसकी शिनाख्त अशोक के तौर पर की गई, चंद दिन पहले मामूली बुखार का शिकार हो गया था। उसको ये शुबा हो गया था कि वो कोरोना से मुतासिर है। इसी शुबे में वो अपना टेस्ट करवाने के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर पहुंचा, जहां इसका कोरोना का टेस्ट किया गया। अपने टेस्ट के लिए नमूना देने के बाद वो दरख्त के नीचे टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। ये शख्स मर्ज से मुतालिक इतना ज्यादा खौफजदा था कि दरख्त के नीचे बैठे बैठे ही वो अचानक फर्श पर गिर पड़ा और उसी खौफ के आलम में उसकी मौत हो गई। उसको खदशा था कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, ताहम उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अगर हम इस तरह की अमवात के बजाय लोगों में पाए जाने वाले कोरोना के खौफ की बात करें, तो बाज़ लोग आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद खुदकुशी जैसे कदम भी उठा रहे हैं। हाल ही में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक डॉक्टर ने नलगुंडा फ्लाईओवर ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह के एक और मामले में शोहर के कोरोना से मुतासिर हो जाने पर बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद खातून ने खुदकुशी कर ली। ऐसे वाकयात आए दिन अखबारात में पढ़ने को मिल रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक सांप के डसने के बाद उसके जहर से ज्यादा उसके काटने का खौफ किसी भी इंसान के लिए खतरनाक साबित होता है। खौफ की वजह से इंसान कमजोर पड़ जाता है और यही खौफ उसमें बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत कम कर देता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल देखी जा रही है। हर तरफ लोग कोरोना की वजह से खौफजदा हैं। ऐसे में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़्यादा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात की ज़रूरत है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो किसी ना किसी अनजाने खौफ में मुब्तला दिखाई देते हैं। जैसे बाज़ लोगों को ऊंचाई से डर होता है, किसी को पानी का खौफ होता है, तो कोई बीमारी से मुतासिर होने के खौफ में मुब्तला होता है। उससे हटकर तूफान, गरज चमक का खौफ, अंधेरे का खौफ, जानवरों का खौफ भी लोगों में देखा जाता है। बाज़ अफराद शोर शराबा या ट्रेन की आवाज़ से घबराहट महसूस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह लोग अलग अलग तरह से खौफ महसूस करते हैं। दरअसल खौफ क्या है? इंसान के लाशऊर में कोई ना कोई ऐसा हादसा महफूज होता है जो मुस्तकिल अनजाने खौफ में सिमट कर परेशान करता रहता है। खौफ या डर जिंदगी की हकीकत है। इल्यूजन, जहन का खौफ यानी इल्यूजन एक वाहिमा है, खुद फरेबी की कैफियत है। जिन चीज़ों से डर लगता है इंसान उनसे दूर भागता है। दूर भागने की कोशिश दर हकीकत उस सोच को और भी पुख्ता कर देती है। खौफ से निजात उस वक्त मिल सकती है जब उस हकीकत को कबूल किया जाए। फरार हासिल करने की कोशिश मसाइल का हल तलाश करने के बजाय उन्हें मजीद उलझा देती है। इसीलिए बेहतर है कि हालात का मुकाबला करें और एहतियात करें। खौफ ज़दा ना हो और ना ही खौफ को अपने आसाब पर उस हद तक तारी होने दें कि वो जान पर बनाए। इस वक्त भी वही कैफियत है। आए दिन किसी ना किसी के इंतकाल की खबर या कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से लोग खौफजदा है। लेकिन मौजूदा हालात में लोग किस हद तक एहतियात कर रहे हैं, इस बात से सभी वाकिफ हैं। इन दिनों लोगों पर कोरोना का खौफ तारी है, लेकिन एहतियात के मामले में लापरवाही भी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। साल 1720 में फ्रांस में प्लेग की बीमारी ने लाखों अफराद की जान ले ली थी। लाखों अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमने उस तरह कई वबाओं पर ताख़ीर से सही काबू पा लिया। इसीलिए खौफ को अपने दिलों से निकाल दीजिए। नेगेटिव थिंकिंग के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाइए। बीमारी है
इसके लिए एहतियात बरतिए, अपने और अपने खानदान का ख्याल रखिए, लेकिन खौफ को अपने ऊपर कतई हावी ना होने दें, क्योंकि यह खौफ बाज़ दफ़ा खतरनाक साबित हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखें, यह मुश्किल घड़ी है, ऐसे में नफ्सियाती मर्ज का शिकार ना हो, बल्कि हिम्मत से काम लें। हमेशा यह बात याद रखें कि यह वक्त बुरा है और यह गुजर जाएगा। कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हफ्ते के रोज ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना से मुतासिर मरीजों के लिए ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये दवा कोरोना मरीजों में इंफेक्शन की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। DCGI ने मई 2020 में कोरोना मरीजों पर 2DG का दूसरा फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। अक्टूबर 2020 तक चले ट्रायल में दवा 2DG को महफूज पाया गया। इससे कोरोना मरीजों को तेजी से रिकवर होने में मदद मिली। फेज 2 ट्रायल A और B फेज में किया गया। इनमें 110 कोरोना मरीजों को शामिल किया गया। फेज 2A में 6 अस्पतालों के मरीज शामिल थे, जबकि फेज 2B में 11 अस्पतालों के मरीज शामिल हुए। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर डिपेंडेबिलिटी 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा। अप्रैल 2020 में कोविड-19 वबा की पहली लहर के दौरान इनमास DRDO के साइंटिस्ट ने हैदराबाद की सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB की मदद से 2DG को लैब में टेस्ट किया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर SOC मानक से मुकाबला करें तो दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों से 2.5 दिन पहले ठीक हो गए थे। दवा पाउडर के रूप में मिलती है, इसे पानी में घोलकर मरीज को पिलाना होता है। ये दवा सीधे उन नसों तक पहुंचती है जहां इंफेक्शन होता है और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। लैब टेस्टिंग में पता चला है कि कोरोना वायरस के खिलाफ काफी असरदार है। DRDO ने बयान जारी कर कहा कि इसका प्रोडक्शन भारी तादाद में आसानी से किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुल्क में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स दवाइयों की सप्लाई के लिए जरूरी कदम पर तजावीज देगी, साथ ही रियासतों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी तैयार करेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने यह अहकाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टास्क फोर्स में 12 रुकन रखे गए। इनमें 10 मुल्क के जाने माने डॉक्टर्स और 2 हुकूमत के सेक्रेटरी लेवल के ओहदेदार होंगे। कोरोना के मरीजों की तादाद अचानक तेजी से बढ़ने से मुल्क भर में दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत के वाकयात भी हुए हैं। इसे देखते हुए हुकूमत ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ ही बैरूनी मुल्क से ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए। इसके बावजूद कई रियासतों में ये मसला दूर नहीं हुआ। अब इस मसले से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही पहल की है। दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में दुनिया में 8,36,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 13,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान में अब भी रोजाना सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। बीते दिन यहां 4,01,000 कोरोना मरीज मिले। वहीं ब्राजील में कोरोना मुतासरीन का कुल आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया। उधर इंग्लैंड ने बैरूनी सफर पर लगाई पाबंदियों पर ढील देना शुरू कर दिया है। पोर्चुगल और इसराइल समेत 12 मुल्कों को वहां ग्रीन लिस्ट में डाला गया है। वहीं नेपाल, मालदीव्स और तुर्की को रेड लिस्ट में डाला गया, यानी इन मुल्कों के सफर करने से लोगों को मना किया गया है। ऐसे ही ग्रीन लिस्ट वाले मुल्कों में जाने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही वापस आने पर क्वारंटाइन करना होगा। ये क़वानीन 17 मई से लागू होंगी। आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से अब तक 15,75,00,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 32,84,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि
13 करोड़ 50 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 91 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,91,000 माफ कीजिएगा 1 करोड़ 91 लाख लोगों में कोरोना के हल्के अलामत है और 1,08,000 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटों में मुल्क में 4,01,228 नए मुतासरीन मिले, 3,19,469 ठीक हुए और 4,191 की मौत हो गई। इस वबा से एक दिन में जान गंवाने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये भी फिक्र की बात है कि मुल्क में लगातार 3 दिन से 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इससे पहले 7 मई को 4,14,000 और 6 मई को 4,13,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,186 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की वजह से 38 अफराद हलाक हुए। तेलंगाना में अब तक मजमूई तौर पर 4,92,385 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस वक्त तेलंगाना में 68,462 अफराद का इलाज चल रहा है। जीएचएमसी के हुदूद में 904 नए केसेस दर्ज किए गए। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। इस बीच मरकजी हुकूमत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने तीसरी लहर के आने का इंतबाह जाहिर किया था। हुकूमत ने जो इंतबाह जाहिर किया, इस पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने भी मोहर लगा दी है। कोरोना के आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे पद्मश्री प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। ये अच्छी खबर है, लेकिन दूसरा दावा डराने वाला है। कोरोना का डेटा एनालिसिस करने पर मालूम चला कि अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस स्टडी में यह मालूम नहीं हो पाया है कि तीसरी लहर कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि हो सकता है कि ये नॉर्मल लहर ही हो, लेकिन ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमें अपनी तरफ से हर हालत के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वजारत सेहत ने मरीजों को भर्ती करने की पॉलिसी में बदलाव किया। अब कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। यानी अब जो सस्पेक्टेड मरीज हैं वो भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकेंगे। उन्हें सस्पेक्टेड मरीजों के वार्ड में ही रखा जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री की नई पॉलिसी में जो नए कवायद बनाए गए हैं उनमें कोरोना के मुश्तबा मरीजों को कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के सस्पेक्ट वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। किसी भी मरीज को सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें ऑक्सीजन और जरूरी खिदमात भी शामिल है, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का क्यों ना हो। किसी भी मरीज को भर्ती करने से पहले मना नहीं किया जा सकता, भले ही उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड ना हो जहां पर अस्पताल वाक़ है। अस्पताल में एंट्री जरूरत के हिसाब से होगी। कोरोना के केसेस में अस्पतालों में 2 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट को भी मंजूरी दी गई है। कोरोना से जूझ रहे मरीजों और उनके अफराद खानदान को राहत देने के लिए हुकूमत ने जुमे के रोज एक और फैसला लिया था। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल, डिस्पेंसरी और कोविड केयर सेंटर्स अब 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में ले सकते हैं। ये छूट 31 मई तक जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों कायदीन ने कोविड के मौजूदा सूरत हाल, ऑक्सीजन की सप्लाई समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान पीएम ने उद्धव ठाकरे की कोरोना वबा में किए गए काम की तारीफ की। सीएम और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के मुताबिक पीएम ने सीएम ठाकरे से कहा कि महाराष्ट्र दूसरी लहर के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। महाराष्ट्र को मरकजी हुकूमत शुरू से ही गाइड कर रही है। रियासती हुकूमत भी मरकज के गाइडलाइंस के मुताबिक ही अच्छा काम कर रहा है। सीएम ने पीएम को इसलिए भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ सजेशंस को मंजूर किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर से हिंदुस्तान को मदद मिल रही है। अब तक 4,468 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3,417 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 13 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 3,921 वेंटिलेटर, बाईपैप या सीपैप और रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 लाख से ज्यादा शीशियां अलग अलग मुल्कों से मिली हैं। हुकूमत ने यह साफ किया है कि इस तरह की मदद को सीधे जरूरतमंद रियासतों को भेजा जा रहा है ताकि वो फौरी उन्हें इस्तेमाल में ला सकें। हिंदुस्तान में मेडिकल मदद का पहला कंसाइनमेंट 25 अप्रैल को पहुंचा था। इसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स लगातार हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। कायदे में जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको देखते हुए पहले दिन से ही इन सामानों का
ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے. ان ریاستوں کو فوری بھیجا جا رہا ہے جہاں ان کی ضرورت ہے, لیکن مرکزی حکومت کو اس بارے میں SOP بنانے میں ہی 7 دن لگ گئے تھے کہ کیسے ریاستوں اور ہاسپٹلز میں اس کا استعمال کیا جائے. کرونا سے لڑائی میں ہندوستان کی مدد کے لیے آگے آنے کے ساتھ ہی اس عالمی وبا کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر سے امریکہ نے پہل کی ہے. امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اپنے بیان میں کہا کہ کرونا وبا کی شروعات میں جب ہمارے اسپتال کے بیڈ بڑھائے گئے تھے تب ہندوستان نے مدد بھیجی تھی. آج ہم ہندوستان کو اس کی ضرورت کے وقت میں مدد کے لیے پابند عہد ہیں. ہم اسے ہندوستان کے دوست کے طور پر ایشیائی کارڈ کے روپ میں اس عالمی وبا کے حصے میں دیکھ رہے ہیں. نائب صدر کملا ہیرس نے کہا کہ ہندوستان میں کرونا انفیکشن معاملوں میں بڑھوتری پریشان کرنے والی ہے. وبا کے چلتے اپنے لوگوں کو کھونے والوں کے تحت انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ہم نے ہندوستان کو آکسیجن سلنڈر, آکسیجن کانسنٹریٹر, N95 ماسک اور کرونا کے جو مریضوں کا علاج ہے اس کے لیے ریمڈیسیویر انجیکشن سمیت میڈیکل مدد بھیجی ہے. And I have family members who live in India today. The welfare of India is critically important to the United States. The surge of COVID-19 infections and deaths in India is nothing short of heartbreaking. To those of you who have lost loved ones, I send my deepest condolences. As soon as the dire nature of the situation became apparent, our administration took action. On Monday, April 26th, President Joe Biden spoke with the Prime Minister to offer our support. By Friday, April 30th, military members from the United States and civilians were delivering relief on the ground. Already, we have delivered refillable oxygen cylinders with more to come. We have delivered oxygen concentrators with more to come. We have delivered N95 masks and have more ready to send. We have delivered doses of remdesivir to treat COVID patients. Meanwhile, we have announced our full support for suspending patents on COVID-19 vaccines to help. IPL میں کرونا پازیٹیو آنے والے کھلاڑیوں کی گنتی جاری ہے. ہفتے کے روز کلکتہ نائٹ رائڈرز کے 2 اور کھلاڑی متاثر پائے گئے. ان میں تیز گیند باز پرسدھ کرشنا اور نیوزی لینڈ کے وکٹ کیپر بلے باز ٹیم سیفرٹ شامل ہیں. کل ہی پرسدھی کو انگلینڈ ٹور پر جانے والی ٹیم انڈیا کے اسکواڈ میں سٹینڈ بائی کے طور پر چنا گیا تھا. وہیں سیفرٹ کو فی الحال احمد آباد میں واقع آئسولیشن سینٹر میں کوارنٹائن کیا گیا ہے. وہ اب نیوزی لینڈ کے باقی کرکٹرز کے ساتھ اپنے ملک واپس نہیں لوٹ پائیں گے. پرسدھ اور سیفرٹ سمیت اب تک KKR کے 5 کرکٹر متاثر مل چکے ہیں. اس سے پہلے نتیش رانا, ورون چکرورتی اور سندیپ واریئر بھی کرونا سے متاثر پائے گئے تھے. وہیں ٹورنامنٹ میں اب تک جملہ 11 کھلاڑیوں اور 3 اسسٹنٹ کوچ بھی متاثر ہو چکے ہیں. جمعے کے روز چیف سلیکٹر چیتن شرما کی سربراہی میں پرسدھ کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل اور انگلینڈ دورے کے لیے چنا گیا تھا. انہیں سٹینڈ بائی کے طور پر رکھا گیا تھا. 25 مئی کو ٹیم انڈیا کے سبھی کھلاڑیوں کو انگلینڈ ٹور سے پہلے کوارنٹائن 8 دن کے لیے ہونا ہے. حالانکہ پرسدھ کو اب فٹنس ثابت کرنی ہوگی. نیوزی لینڈ کرکٹ یعنی NZC کے بیان کے مطابق سیفرٹ سے پہلے ہوئے 2 RT-PCR ٹیسٹ میں پازیٹیو آئے. انہیں فی الحال کوئی سنگین علامات نہیں ہیں. NZC کے مطابق سیفرٹ پچھلے 10 دن میں 7 بار ہوئے ٹیسٹ میں ان کی رپورٹ نیگیٹو آئی تھی. اب انہیں علاج کے لیے چنئی بھیجا جائے گا. ان کا علاج اسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوگا جہاں آسٹریلیا کے سابق کھلاڑی اور CSK کے کوچ مائیکل ہسی کا علاج چل رہا ہے. آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے دورے پر جانے والے پلان میں بھی تھوڑا بدلاؤ کیا گیا تھا. کپتان کین ولیمز, مچیل سینٹنر, کائل جیمسن اور فزیو ٹامی سمسیک سمیت کچھ کھلاڑی اور سٹاف کو دلی میں واقع بایو ببل میں رکھا گیا تھا. وہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق اب انہیں مالدیو شفٹ کیا گیا. نیوزی لینڈ کے ٹرنر کرس ڈونالڈسن بھی مالدیو میں کوارنٹائن ہے. حالانکہ تیز گیند باز ٹرنٹ بولٹ واپس اپنے ملک لوٹ چکے ہیں. IPL شروع ہونے سے پہلے نتیش, اکشر پٹیل, اینڈرک نورکھیا, دیودت پڈکل اور ڈینیل سیمز جیسے 5 کھلاڑی کرونا پازیٹیو آئے تھے. وہیں 20 سیزن میں 29 میچ ہونے کے بعد KKR کے ورون اور سندیپ اور DC کے امیت مشرا اور سن رائزرز حیدرآباد کے وردھامن ساہا پازیٹیو پائے گئے تھے. اس کے بعد IPL کو سسپینڈ کر دیا گیا.
कोरोना के बीच मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बेहद जरूरी होती है। ऐसे में बिहार के छपरा में दर्जनों एम्बुलेंस ढांप कर रखी गई हैं। ये सभी एम्बुलेंस छपरा के बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूडी के पार्लियामेंट्री बजट से एमपी बजट से खरीदी गई हैं। साबिक एमपी पप्पू यादव ने हफ्ते के रोज उन एम्बुलेंसेस को सड़कों पर उतारने की मांग की। यादव अपने साथ बाकायदा एम्बुलेंस चलाने वाले 40 ड्राइवर भी लाए थे। इधर कोरोना बहरान के बीच एम्बुलेंस को इस तरह रखे जाने के खिलाफ रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास ने बिहार के डीजीपी को लेटर लिखकर रूडी पर एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उधर एमपी राजीव प्रताप रूडी का कहना था कि ड्राइवरों की काम छोड़कर चले जाने की वजह से एम्बुलेंस को खड़ा किया गया। वहीं साबिक एमपी पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया कि इन एम्बुलेंसेस को 13 महीने से बेवजह खड़ा रखा गया है। यहां तक कि कोरोना की पहली लहर में भी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। यादव ने एम्बुलेंस चलाने के लिए चलाने वाली एनजीओ की भी जांच कराने की मांग की थी। यादव ने अपने साथ ट्रेन्ड ड्राइवर को एम्बुलेंस की चाबी सौंपने की मांग की ताकि उन्हें चलाया जा सके। कोरोना का इन्फेक्शन अब शहरों से होते हुए दही इलाकों में भी पैर पसार चुका है। इसकी एक मिसाल पूना के मांडवगन फराटा गांव में देखने को मिली। खेड़ तहसील के इस गांव में एक ही खानदान के 21 अरकान पॉजिटिव मिले। इसके बाद इंतजामिया ने उनके घर को सील कर दिया। हालांकि धीरे धीरे इनमें से कई ठीक भी हो रहे हैं। यहां के जगताप खानदान में कोरोना ने 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है। खेती करके अपनी जिंदगी गुजारने वाले इस खानदान में 13 मर्द और 11 खवातीन हैं। इनमें से 3 को छोड़कर सभी मुतासिर हो गए हैं। ज्यादातर में कोरोना के कोई अलामात दिखाई नहीं दिए। जगताप खानदान के अशोक जगताप तरबूज बेचने के लिए हर दिन शहर जा रहे थे। कुछ दिन पहले उनमें कोरोना के अलामात दिखे। इसके बाद उनका टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव निकले। इसके बाद बाकी अराकीन का टेस्ट हुआ तो 20 और लोग पॉजिटिव निकले। पॉजिटिव मिलने के कुछ दिन बाद खानदान के 6 बुजुर्ग अराकीन की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें वहां के एक मकामी कोविड सेंटर में एडमिट करवाया गया। कुछ दिन बाद उनमें से एक की तबीयत ज्यादा खराब हुई उन्हें शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दीगर 15 अराकीन को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें से ज्यादातर कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन खवायद के मुताबिक वो अभी भी क्वारंटाइन में हैं। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों के कोरोना से मुतासिर होने के बाद उत्तर प्रदेश के अटावा में वाक़े लॉयन सफारी में एक शेरनी जेनिफर में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर केपी सिंह ने शेरनी में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक करते हुए बताया कि अटावा लॉयन सफारी से शेरनियों के नमूने भेजे गए थे। उनमें से एक नमूना मुस्बित है, जबकि एक मुश्तबा बाकी की रिपोर्ट मनफी है। बताया जाता है कि सफारी में 2 शेरनियों के बीमार होने के बाद शेरों समेत तमाम के नमूनों की जांच के लिए बरेली भेजा गया था। अटावा लायन सफारी में शेरनी जेनिफर और गौरी के बीमार होने पर दोनों को सफारी पार्क के मवेशी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। दोनों का इलाज किया जा रहा है। सफारी में अलर्ट के साथ साथ हिफाजत के तमाम इंतजाम बढ़ा दिए गए। जानवरों के पास जाने वाले तमाम मुलाजिमीन को पीपीई किट पहनना लाजमी कर दिया गया। इसके साथ साथ तमाम मुलाजिमीन की आरटी-पीसीआर जांच कराई जा रही है। अदाकारा कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए बताया कि वो कोरोना मुतासिर हो गई हैं। कुछ अलामतों के बाद उन्होंने अपनी जांच कराई थी और रिपोर्ट से पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने ये खबर शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और वो डॉक्टरों से मशवरा ले रही हैं। कंगना ने इंस्टा अकाउंट के जरिए इस खबर को अपने मद्दाहों के साथ शेयर किया। वैसे तो खुद अपनी हर खबर, अपनी हर राय अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर करती थी, लेकिन अभी कुछ रोज पहले ट्विटर ने उनकी एक पोस्ट को लेकर उनका ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इंस्टाग्राम की अपनी पोस्ट में उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की है। उसमें लिखा कि गुज़िश्ता कुछ रोज मैं थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी और मेरी आंखों में हल्की सी जलन थी। हिमाचल जाने के लिए मैंने कल अपना टेस्ट कराया था और इसका रिजल्ट आया है। मैं कोविड पॉजिटिव हूं और मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि यह वायरस मेरे जिस्म के अंदर है। अब मुझे पता है तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। रेल मुलाजिमीन की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया रेलमेंस फेडरेशन ने रेलवे के वजीर पीयूष गोयल से मुतालबा किया है कि कोविड वबा के बीच ऑक्सीजन समेत अशियाए ज़रूरी और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मसरूफ रेल मुलाजिमीन को कोरोना वॉरियर करार देकर उनकी मौत होने पर
50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने गुज़िश्ता शाम रेलवे के वजीर को एक खत लिखकर कहा था कि मुल्क इस वक्त कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के सबब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 1 लाख से ज्यादा रेलवे मुलाजिमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 65,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं। ताहम 1,500 से ज्यादा अफराद अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कोरोना से मुतासिर होने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर अपने उरूज पर है। कोरोना बहरान को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर एक बार फिर हमला किया। उन्होंने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपने ट्विटर हैंडल से #GST के साथ लिखा, जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स उसूली ना जाए। इससे कबल राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा था कि लोगों को बचाने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि सेंट्रल विस्टा क्रिमिनल वेस्टेज है, लोगों को बचाने पर ध्यान दीजिए, ना कि एक नया घर पाने के लिए अपने अंधे तकब्बुर पर। कल जुमे के रोज मस्जिद अक्सा में इस्राइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 6 इस्राइली पुलिस एहलकार और 175 फलस्तीनी जख्मी हो गए। जुमे के रोज इस्राइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब इस्राइली फौज और यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुई। इस्राइली फौज ने वहां पर मौजूद फलस्तीनी नमाजियों और रोजेदारों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा मैदान जंग में तब्दील हो गई। सऊदी अरब और फलस्तीनी अथॉरिटी ने मस्जिद अक्सा में निहत्ते फलस्तीनी नमाजियों पर इस्राइली फौज के वहशियाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए अल कुद्स में फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि मकबूजा यरूशलेम गुज़िश्ता कई साल से तशद्दुद का शिकार है, मगर कल जुमे के रोज़ पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात ज़्यादा तशवीशनाक और गैर मामूली है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर तशद्दुद की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइली रियासत पर आयद की है। हिलाल अहमर फलस्तीन के मुताबिक तंजीम के तिब्बी अमले ने मस्जिद अक्सा में जख्मी होने वाले 178 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि 80 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली पुलिस का कहना है कि झड़पों में उसके 6 अहलकार भी जख्मी हुए हैं। हिलाल अहमद ने बताया कि मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर हमले के दौरान इसराइली पुलिस ने फलस्तीनी ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया और फलस्तीनियों के चेहरों और आंखों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने क़िबले अव्वल में फलस्तीनी रोजेदारों पर वहशियाना तशद्दुद की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की और कहा कि अल कुद्स और मस्जिद अक्सा में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार इसराइल है। एक टीवी चैनल को दिए गए बयान में सदर अब्बास ने कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मंदूब से कहा कि वो अल कुद्स और मस्जिद अक्सा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद अक्सा में अपने बहादुर शहरियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि अल कुद्स में फ़लस्तीनियों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक कल जुम्मतुल विदा के मौके पर इसराइली रियासत की आयद करदा पाबंदियों के बावजूद 70,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। दरिया असना सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा में इसराइली फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मस्जिद अक्सा में निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से ज़बरदस्ती निकाल कर हमला करने की पॉलिसी नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।